न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि चीन को लेकर नकवी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। सुरक्षा बल दुश्मनों को दे रहा करारा जवाब। कांग्रेस पप्पू का घोंसला परिवार का चोंचला बनकर रह गई। दुश्मनों को ऑक्सीजन देने वाली हरकतें कर रही है कांग्रेस। इस वजह से कांग्रेस पार्टी सिमटती जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान सामने आया है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर और कांग्रेस पर निशाना साधा है। चीन को लेकर नकवी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने शनिवार को कांग्रेस पार्टी पर दुश्मनों को समर्थन देने का आरोप लगाया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, जब देश का सुरक्षा बल दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दे रहा हो, उस वक्त आप दुश्मनों को ऑक्सीजन देने वाली हरकतें कर रहे हैं। इसी वजह से कांग्रेस पार्टी सिमटती जा रही है। आपको बता दें कि आज ही कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी पप्पू का घोंसला और परिवार का चोंचला बनकर रह गई है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की ओर से कहा गया है। हालांकि इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया था और उन्होंने ट्वीट में लिखा था कि देशभक्त लद्दाखी चीनी घुसपैठ के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। राजीव तिवारी संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव तिवारी, आपसे जानना चाहेंगे, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और पप्पू का घोंसला और परिवार का चोंचला बनकर रह गई है कांग्रेस, ये कहा गया है। बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से मुख्तार ने कह सकते हैं केंद्रीय मंत्री की जो मुख्तार हैं, उन्होंने कहा है कि हाँ, कांग्रेस पार्टी जो है सिर्फ एक घोंसला बन के रह चुकी है और सिर्फ कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक चोंचलेबाजी कर रही है, ना कि कुछ और कर रही है। क्योंकि जिस तरीके से चीन के विवाद को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार टिप्पणी कर रही है, वो कहीं ना कहीं एक राजनीति पहलू है, जिसको लेकर इस तरीके की राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो मगर जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया है कि हर तरीके से सरकार जवाब दे रही है और सरकार आगे भी जवाब देती रहेगी, मगर जो कांग्रेस पार्टी कर रही है वो सिर्फ एक राजनीति है और इसके अलावा कुछ नहीं। जनता को समझना चाहिए राजनीति कौन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है, क्योंकि सरकार हर तरीके से चीन को करारा जवाब दे रही है। यहाँ तक कि जो उनकी गैजेट है वो भी बंद कर दी गई, यहाँ तक कि जो उनका बिजनेस था वो भी इंडिया के अंदर बंद कर दिया है। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट कर दिया गया है कि उनकी तरफ से कि चीन को और जो तमाम उनके जो समर्थनकारी है उनको करारा जवाब दिया जा रहा है और भारत सरकार हर मुमकिन कोशिश करेगा आगे भी। जी, वहीं राजीव तिवारी, मुख्तार अब्बास नकवी की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि आज की तारीख में जो उस वक्त पर दुश्मनों को ऑक्सीजन देने का काम कर रही है कांग्रेस। देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से मुख्तार ने स्पष्ट किया है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ उनके सपोर्ट में बोल रही है, यानी कि चीन के सपोर्ट में कांग्रेस पार्टी को खड़ा कर दिया गया है और सीधा ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ उनके लिए ऑक्सीजन का काम कर रही है, यानी कि सिर्फ एक उनको जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है। यानी कांग्रेस जो चीन का जो मैटर है वो चीन को यहाँ पे भारत के अंदर जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि सीधे कहें तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कांग्रेस पार्टी उनको सपोर्ट कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि अगर सपोर्ट कर रही है तो कहीं ना कहीं उनके चीन के समर्थन में खड़ी है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है और जवाब दिया है और आगे भी देगी। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए कि इस तरीके से जो बयानबाजी ना करें और इस तरीके का संदेश जनता को ना दे, क्योंकि राजनीति का समय नहीं है। राजनीति से हटकर पहले देश है, देश पहले है और राजनीति बाद में है। जी राजीव तिवारी, अगर बात करें कांग्रेस नेता राहुल गांधी की, तो उनकी ओर से भी लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोला जा रहा है। ऐसे में उन्होंने दावा भी किया है कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा किया है। उसके अलावा उन्होंने ट्वीट भी किया था और वीडियो शेयर की थी, उसमें लिखा गया था कि लद्दाख में रहने वाले लोगों की आवाज सुनने के लिए कह रहे हैं।
देखिए, बिल्कुल लगातार राहुल गांधी स्पष्ट अपने ट्वीट के माध्यम से या फिर और माध्यमों से हमेशा ही सरकार को जताने की कोशिश करते रहे, क्योंकि चीन का जो मुद्दा है लगातार राहुल गांधी उठा रहे हैं और सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि सरकार कड़े कदम उठाए। मगर जब सरकार कड़े कदम उठा रही है तो कहीं ना कहीं इसमें लद्दाख की बात नहीं है, न ही पूरे देश की बात है, बल्कि सरकार जो है वो पूरे देश की आवाज सुनकर ही चीन को करारा जवाब दे रही है। मगर जिस तरीके से अब कांग्रेस पार्टी उनके लिए कह सकते हैं चीन के लिए समर्थन में उतरी हुई है, तो कहीं ना कहीं इस समर्थन को नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें सरकार का साथ देना चाहिए। यही केंद्र सरकार की चेतावनी भी है कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि जिस तरीके से कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक घोषणा बनकर रह गई है, तो कहीं ना कहीं एक सिर्फ दिखावे की राजनीति है और कुछ नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार करारा जवाब दे रही है और आगे भी देगी। इसी के लिए राहुल गांधी को भी सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को भी। मगर जिस तरीके से चीन के साथ समर्थन कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट होता है कि चीन के साथ कांग्रेस पार्टी का कहीं ना कहीं गठबंधन है, या फिर कह सकते हैं जो उन्होंने कहा है कि हाँ ऑक्सीजन का काम कर रही है, कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि कांग्रेस पार्टी राजीव तिवारी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की ओर से बार बार एक ही चीज दोहराई जा रही है कि स्पष्ट किया जाए कि वहां पर स्थिति क्या बनी हुई है। देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार एक ही चीज कह रही है कि चीन को करारा जवाब दिया। जब भारत सरकार चीन को करारा जवाब दे रही है और यहाँ तक कि उनके बिजनेस तक बंद कर दिए गए हैं और यहाँ तक कि दौरा भी किया गया है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि हर तरीके से भारत सरकार मुस्तैदी से काम कर रही है और भारत की जो सरकारें हैं वो उस चेतावनी देकर और बल्कि मैं उनको संदेश भी दे चुकी है कि अगर चीन नहीं माना तो इसको करारा जवाब समझे, और उनको जब उनका बिजनेस बंद कर दिया गया है तो कहीं ना कहीं चीन को संदेशा भी मिल चुका है और चीन इसके लिए समझौते के लिए कहीं ना कहीं पहल भी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि कांग्रेस पार्टी को भी समझना चाहिए कि चीन का मुद्दा बार बार उठाने से उसकी कह सकते खामियां पूरी नहीं हो सकती, मगर चीन को कहीं ना कहीं जो करारा जवाब मिल चुका है और आगे भी राजनीति चमकाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि अभी चुनाव जो है उनको लेकर भी तैयारियां जो है, सरगर्मियां जो है वो बनी हुई है। क्या इसी को लेकर जो विपक्ष है वो लगातार हमलावर है? देखिए, बिल्कुल बता दें, जब भारत के अंदर बिहार इलेक्शन को लेकर ही कहीं ना कहीं राजनीति की जा रही है, क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं है, इसीलिए वो इस तरीके के मुद्दे को अपना रही है ताकि जनता तक ये मैसेज जा सके सरकार को जनता के बारे में नहीं सोच रही, क्योंकि उन्होंने कोरोना जैसी महामारी को लेकर भी सरकार के ऊपर काफी निशाने साधे थे और अब चीन को लेकर भी काफी निशाने साधते चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सिर्फ एक राजनीति है और कुछ नहीं है, क्योंकि जनता को सिर्फ ये मैसेज दिखाना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी उनके पहले भी हित में थी और आज भी हित में है और कांग्रेस पार्टी ही बेहतर है, यानी कि कह सकते हैं कि अच्छी है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि जनता को तय करना होगा कि केंद्र सरकार कार्य करेगी उनके लिए या फिर कहे बीजेपी सरकार करेगी कार्य उनके लिए या फिर कांग्रेस पार्टी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। अगली बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कानपुर मुठभेड़ मामले में आपको बता दें कि शहीद पुलिसकर्मियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट में चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। सीओ देवेंद्र मिश्रा के सिर में गोली मारी गई थी। एक दारोगा को 5 गोलियां लगी है। 3 सिपाही को बेहद करीब से गोली मारी गई है। पुलिस ने 30 से ज्यादा संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ और क्राइम ब्रांच की टीम पूछताछ कर रही है। विकास दुबे का अब तक कोई सुराग नहीं है। अलग अलग जिलों में तलाश में पुलिस जुटी है और 20 टीमें तलाश में जुटी हुई है। नेपाल बॉर्डर पर भी नजर बनाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी पुलिस कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे की तलाश में जुटी हुई है। हालांकि अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। कानपुर शूटआउट के मामले में पुलिस शुक्रवार की पूरी रात छापेमारी करती रही। पुलिस की करीब 20 टीमें अलग अलग जिलों में दबिश देती रही। ये वो जगहें थी जहां पर विकास दुबे के रिश्तेदार और परिचित रहते हैं। पुलिस ने इस मामले में 12 और लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें से पूछताछ की जा रही है। विकास दुबे के नेपाल भागने की भी आशंका है, जिसके चलते अब लखीमपुर खीरी जिले की पुलिस भी अलर्ट पर है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शहीद पुलिसकर्मियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट में चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। सीओ देवेंद्र मिश्रा के सिर में गोली लगी थी और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार पुलिस
आरोपी विकास दुबे, गैंगस्टर विकास दुबे जो है उसकी तलाश में लगी हुई है। नेपाल के बॉर्डर्स जो हैं वहां पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब तक 12 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है और 20 टीमें लगी हुई हैं। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, सीओ देवेंद्र मिश्रा के सिर में गोली लगी थी। 3 सिपाहियों को बेहद करीब से गोली मारी गई। एक दारोगा को 5 गोलियां लगी। कानपुर मामले में चौबीपुर के एसओ की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक एसओ विनय कुमार 1 जुलाई को शिकायतकर्ता राहुल तिवारी के साथ विकास दुबे के घर गया था। जो जानकारी निकल के आ पा रही है, सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आई है, वहां विकास ने न सिर्फ राहुल तिवारी की जूतों से पिटाई की थी बल्कि एसओ के साथ भी हाथापाई की थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ने मोस्ट वांटेड विकास दुबे के गांव से दर्जनों लोगों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही पुलिस ने करीब 500 मोबाइल फोन नंबर सर्विलांस पर लगाए हैं। पुनीत मोहन संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पुनीत मोहन, आपसे जानना चाहेंगे, कानपुर जो एनकाउंटर है, मामला है, उसमें अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है। उसमें बहुत करीब से गोली मारी गई है शहीदों को, जो पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं उन्हें। देखिए सलोनी, कानपुर का कल का जो मुठभेड़ कांड है, जो कुख्यात अपराधी विकास दुबे ने 8 पुलिसकर्मी जो शहीद हुए हैं उनको बहुत करीब से गोली मारी है। सीओ जो थे उनके सर में गोली मारी गई है और जब वो भागने के लिए वहां से चले हैं तो उनका एक पैर भी काटा गया। इसके साथ ही एक दरोगा को 5 गोली मारी गई है और जो अन्य पुलिसकर्मी हैं उनको भी काफी करीब से गोली मारी गई है। देखिए, पूरे घटनाक्रम को अगर हम समझें तो कहीं ना कहीं सलोनी इनपुट मिल रहा था विकास को कि पुलिस टीम आने वाली है और कितने मात्रा में लोग आ रहे हैं, उसकी पूरी प्लानिंग करेगी। प्लानिंग करने के बाद जेसीबी लगाई गई और गांव वाले भी इसमें सपोर्टर थे, क्योंकि स्ट्रीट लाइट बंद कर दी गई थी और पुलिस जैसे ही जेसीबी हटाने के लिए वहां उतरी है वैसे ही गोलियां चलने लगी। छत पर लोग खड़े थे, पहले से पूरी प्लानिंग थी। सीधे तौर पर उसके बाद विकास दुबे ने फायरिंग जब अपने साथियों के साथ शुरू करी, पुलिस वाले इधर उधर भागे क्योंकि उनको उनके हथियार निकालने का भी मौका नहीं मिला। सीओ जो थे वो एक मकान था उसमें जान बचाने के लिए कूदे दीवार फांद कर, लेकिन दुर्भाग्य से वो विकास के मामा का ही घर था जो कल मुठभेड़ में मारा गया है। उसने सीधे तौर पर विकास को फोन पर बताया। उसके बाद सीओ को दीवार से सटाकर सर में गोली मारी गई है, एक दरोगा को 5 गोली मारी गई है और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं अभी 24 घंटे हो चुके हैं, विकास दुबे का पता नहीं चल पा रहा है। पुलिस का ऐसा मानना है कि वो या तो एमपी या राजस्थान की तरफ भागा है, क्योंकि कुछ लोगों ने मदद करी है और सीधे तौर पर पहले से गाड़ियां उसके लिए तैयार थी और लेकिन पुलिस ने पूरे राज्य में हाई अलर्ट कर दिया है। जो कानपुर का मकान है उसे गिराया जा रहा है, जो कृष्णा नगर लखनऊ में मकान है वहां पर पुलिस टीम मौजूद है। एक एक पेनड्राइव से लेकर के एक एक कागज, एक एक दस्तावेज की जांच की जा रही है। पूरे एक्शन मोड में है पुलिस और पुलिस का कहना है कि जल्द ही विकास पुलिस की गिरफ्त में होगा। जी पुनीत मोहन, आपसे जानना चाहेंगे, ऐसी क्या वजह थी कि 60 से ज्यादा मामले दर्ज थे विकास दुबे के ऊपर, उसके बावजूद भी अगर बात की जाए एसओ भी इस समय संदिग्ध भूमिका में नजर आ रहे हैं और उसको पहले से ही जानकारी दी गई। अगर बात की जाए कि एनकाउंटर के बारे में पता चलता है या जब पता चलता है कि पुलिस किसी आरोपी को पकड़ने के लिए आ रही है, वो भागता नहीं है लेकिन भागने की बजाय वो पुलिस वालों पर ही ताबड़तोड़ गोलियां जो भान देता है। देखिए, सीधे तौर पे अगर हम बात करें कि विकास के ऊपर 60 मुकदमे थे, फिर भी वो बाहर था। कहीं ना कहीं उसके ऊपर जितने भी केस दर्ज होते थे उसमें गवाह या तो बयान से मुकर जाते थे, गवाहों को डरा धमका दिया जाता था या पैसा देकर के मुंह बंद करा दिया जाता था। एक कोर्ट को गवाह नहीं मिल रहा था मजबूत जिसके आधार पर उसको सजा दी जाए। उम्र कैद की वो सजा एक हत्याकांड में काट रहा था और अभी जल्द ही उसे बेल हुई थी। सीधे तौर पर 2001 में जब उसने पहली बार एक राज्य मंत्री को थाने में घुसकर मारा था, तभी अगर कुछ पुलिसकर्मी बयान देते और इसे कड़ी से कड़ी सजा होती तो ये दिन
देखने को ना मिलता। दूसरा प्रश्न आपका सीओ जो एसओ हैं चौबेपुर, उनकी भूमिका संदिग्ध है क्योंकि उनके क्षेत्र का मामला था और मामला लीड करने की बजाय वो सबसे पीछे चल रहे थे। एक दिन पहले जो शिकायत करता था उसके साथ वो विकरू गांव भी गए थे जहां विकास के साथ बैठकर उनकी बातचीत हुई थी। उसी दौरान एसओ के सामने उन्होंने विकास ने शिकायतकर्ता को पीटा भी, एसओ ने बीच बचाव किया तो एसओ से भी बदतमीजी करी, उनको अपमानित किया, यहाँ तक कि उनका मोबाइल भी छीन लिया। लेकिन इस घटना को दबाए रहे। जो गुंडे नेता बन रहे हैं, जो गुंडे माननीय बन रहे हैं, कहीं ना कहीं पुलिस उनके प्रभाव में आ जाती है और सीधे तौर पर एक फिल्टर मानने की जरूरत है पुलिस डिपार्टमेंट को। पूरी एक वर्षों से थानों पे जमे लोगों को हटाने की जरूरत है। इसमें मुंशी और ड्राइवर तक शामिल होने चाहिए क्योंकि जिस तरीके की मुखबिरी हुई है, एक सटीक मुखबिरी थी, एक दरोगा की भूमिका संदिग्ध है, एक होमगार्ड की भूमिका संदिग्ध है और एक सिपाही की भूमिका संदिग्ध है। कॉल डिटेल्स के आधार पर पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है और सीधे तौर पर अगर मुखबिरी ना होती तो विकास आखिर क्या वजह है कि विकास के कॉल डिटेल्स में कुछ पुलिस वालों के नंबर भी शामिल हैं? एक सिस्टम पर ये बहुत बड़े सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। जी बिल्कुल सलोनी, जो 2 मोबाइल विकास के घर से बरामद हुए हैं उसमें पुलिस वालों के भी नंबर सेव हैं और सीधे तौर पर जब उसकी कॉल डिटेल्स निकाली जा रही है तो 24 घंटे पहले एसओ से भी उनकी बात हुई थी और कहीं ना कहीं सीधे तौर पर एक पूरी प्लानिंग थी। कहीं ना कहीं तो पुलिस के अंदर एक मुखबिर था जो गद्दार था, जिसने विकास को सूचना दी कि सीओ 3 थानों की फोर्स लेकर के आपके पास में आ रहे हैं और एसओ चौबेपुर जिनको मामले को लीड करना चाहिए था वो अपनी टीम के साथ सबसे पीछे थे। इस पूरे घटनाक्रम में कहीं एक खरोच तक उनको नहीं आई है, तक के घेरे में है क्योंकि जिस तरीके का यह विभत्स हत्याकांड हुआ है और जिस तरीके का आपराधिक दुस्साहस किया है। दूसरी अगर बात करें विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष की ओर से बार बार एक ही चीज बोली जा रही है कि योगी सरकार में कहा जा रहा था कि जितने भी आरोपी हैं या गैंगस्टर हैं उनका सफाया किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये सारी घटनाएं सामने आ रही है। कानून व्यवस्था पर यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं। दूसरा, योगी सरकार पर भी विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है। देखिए सलोनी, सीधे तौर पर विपक्ष को मौका मिला है सरकार को घेरने का, लेकिन अगर हम बात विकास दुबे की करें तो वो 2 साल में पैदा हुआ हिस्ट्री टीचर नहीं था। 19 साल का लंबा उसका सफर था। 2001 में जब उसने थाने के अंदर घुस करके भाजपा सरकार के ही राज्य मंत्री की हत्या करी थी, तब भी अगर कोई कड़ा एक्शन लिया गया होता, कड़ी कार्रवाई करी गई होती तो शायद इसको बेल न मिलती। उसके बाद बसपा में इसका दबदबा बढ़ा। कहते हैं कि बसपा के एक मंत्री के बहुत करीब आ गया था, इसने जमीनों पर अवैध कब्जे किए और अकूत धन संपत्ति कमाई। उसके बाद सपा समर्थन से वाइस ने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा। बीजेपी सरकार में भी इसकी पकड़ थी। देखिए 10 से 15 गांवों में इसका दबदबा था, इसकी अपनी अदालत लगती थी जहां ये अपने फैसले सुनाता था और कहीं ना कहीं वोट के लालच में हर पार्टी के नेता इसके संपर्क में रहते थे और सीधे तौर पर इसी राजनीतिक लाभ का विकास। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। ऐसे में राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य में कोरोना के 204 नए मामले सामने आए हैं, जिसके चलते अब तक 443 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में 3461 सक्रिय मामले बताए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजस्थान से, जहां कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। राज्य में कोरोना के 204 नए मामले सामने आए हैं और अब तक 443 लोग कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं और राज्य में 3461 सक्रिय मामले बताए जा रहे हैं। वहीं इसी के साथ ही आपको बता दें कि कोरोना वायरस के मामले देश भर में 6 लाख के आंकड़े को पार कर चुके हैं और 18,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अगर बीते 24 घंटे की बात की जाए तो 22,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और 400 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। संदीप अग्रवाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप अग्रवाल, आपसे जानना चाहेंगे, राज्य में कोरोना के 204 नए मामले सामने आए हैं, क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल सोनी, मैं बताता हूँ आपकी जानकारी के लिए, जो आज सुबह 10:30 बजे तक जो रिपोर्ट आई है कोरोना अपडेट को लेकर आई है, वो 10:30 बजे तक 204 नए मामलों की पुष्टि हो चुकी है राजस्थान में। वहीं पे अगर वो अब बात करें पूरे राजस्थान में कोरोना के आंकड़ों का बात करें तो पूरे जो आंकड़े हैं वो 19,256 हो चुके हैं। और मैं बताता हूँ आपकी जानकारी के लिए कि जो एक्टिव केस है उनकी संख्या 3,461 है बनी हुई है। वहीं पे राजस्थान में अब तक कोरोना पॉजिटिव से 443 मौतें भी हो चुकी है, जो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। सलोनी, आपसे जानना चाहेंगे कि
जो मामले बढ़कर सामने आ रहे हैं, ऐसे में अगर रिकवरी रेट की बात की जाए तो रिकवरी रेट भी काफ़ी अच्छा राजस्थान का देखा जा रहा है। लेकिन आगे के लिए जो रणनीति है वो क्या बनाई जा रही है कि जो मामले हैं वो और कम सामने आए या फिर आए ही ना? बिल्कुल सलोनी, ये सही बात कह रहे हो आप कि जी राजस्थान के राज्य की बात करें तो वहाँ पर रिकवरी रेट बहुत अच्छी है, जो कि पूरे भारतवर्ष में जितने भी राज्य हैं उनसे एक अच्छा अचीवमेंट राजस्थान में है। और वही में चिकित्सा मंत्री है जो रघु शर्मा है डॉक्टर, उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि रिकवरी रेट के साथ साथ ही जो मृत्यु दर है वो भी सबसे कम है यहाँ पे। रिकवरी रेट अच्छी होने के बाद मृत्यु दर कम है, 2 से 3% मृत्यु दर है। यहीं पे एहतियातन के तौर पर सभी को सतर्क रहने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने के लिए, मास्क लगाने के लिए, ग्लव्स पहनने के लिए और बेवजह सड़कों पर नहीं घूमने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं बार बार, और अपील भी की जा रही है कि आमजन सतर्क रहे और प्रशासन को सतर्कता रखने के निर्देश दिए जा चुके हैं। सलोनी। संदीप अग्रवाल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। एक तरफ जहां रिकवरी रेट अच्छा है, वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि राज्य में कोरोना के 204 नए मामले भी सामने आए हैं, जो कि चिंता का विषय बना हुआ है, जिसके लिए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि अब तक 443 लोगों की मौत हो चुकी है और राज्य में 3,461 सक्रिय मामले इस वक्त हैं। इस वक्त की बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं, कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। आपको बता दें कि राजस्थान में कोरोना के 204 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही अगर देश भर की बात की जाए तो 6 लाख के आंकड़े को ये पार कर चुके हैं और 18,000 से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं अगर अनलॉक 2 की बात की जाए तो अनलॉक 2 इस समय जारी है और ऐसे में जो रियायतें दी गई है, यहाँ पर जनता को ये ज़रूरी है समझना कि जो रियायतें दी गई है उनका सही तरीके से पालन किया जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जो गाइडलाइन जारी की गई है उनका पालन किया जाए। मास्क लगाना अनिवार्य है और इसी के साथ ही हैंड सैनिटाइज करना और 2-2 गज की दूरी बनाना बहुत जरूरी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजस्थान से, जहां राज्य में कोरोना के 204 नए मामले सामने आए हैं। अब तक 443 लोगों की मौत हुई है और राज्य में एक्टिव केस 3,461 हैं। अगली बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। नेपाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सोमवार तक नेपाल के पीएम ओली की कुर्सी बच गई है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में विभाजन तय है। स्टैंडिंग कमेटी की बैठक स्थगित हो गई है। ओली से प्रचंड नहीं मिले हैं। ओली का इस्तीफा देने से इनकार। नेपाल में ओली की कुर्सी से पाक चीन बेचैन है। ओली की कुर्सी बचाने में चीन जुटा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नेपाल से, जहां नेपाल में राजनीतिक संकट और भी गहरा गया है। दरअसल आज होने वाली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की स्थायी समिति की बैठक टल गई है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से नहीं मिलने पहुंचे हैं। इसी के साथ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन की ओर बढ़ती दिख रही है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा देने से भी इनकार कर दिया है। प्रचंड और ओली के बीच शुक्रवार को 3 घंटे तक बैठक हुई थी। इसके बाद भी दोनों के बीच कोई समझौता नहीं हुआ है और आपको बता दें कि आज सुबह 9 बजे भी प्रधानमंत्री और प्रचंड के बीच बैठक होनी थी। इसके बाद 11 बजे पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक होनी थी। अब ये बैठक सोमवार 6 जुलाई को होगी। न्यूज़ एट 12:30 में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।